नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंग्लिश, और इंग्लिश में हमने काफ़ी क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स हम 17 के आसपास डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं जहाँ पे आपको वन वर्ड लिखना होता है या फिर आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म बतानी होती है, आपको टेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं, फिर है आपका स्पीच, और फिर आपका है पैसिव वॉइस। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस, तो ये सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं यहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मैं आपको बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के बाद एक और वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूँ जिसमें मैं और इसके आगे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि राइट वन वर्ड, आपको एक वर्ड लिखना है। इसके लिए बेसिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है कि दैट कैन बी बिलीव्ड, यानी जिसमें विश्वास किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लिखना है क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल। तो जो क्रेडिबल होता है उसका मतलब दैट कैन बी बिलीव, जिसमें विश्वास किया, विश्वसनीय होता है, क्रेडिबल होता है। उसके बाद सेकंड की बात की जा रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी जिसको भाग्य में भरोसा होता है, जिसको भाग्य में विश्वास होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फैटलिस्ट। उसको फैटलिस्ट कहा जाता है, जिसको भाग्य में भरोसा होता है। तो ऐसे और बहुत सारे आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं, तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बोलता है कि डज ही राइट एन एसे। तो आपको ये राइट वाला जो ब्रैकेट वाला है इसी को करेक्ट करना है। जो लोग वीडियोज़ देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझसे पहले इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो रही होगी, आप लोग अपने आप से तैयारी कर रहे होंगे। और तो फिर आप लोगों को बहुत बेसिक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखने का प्रयास करें। तो बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? डज ही राइट एन एसे। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब जो भी यहाँ पे आपको बतानी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे राइट का राइट ही रहेगा, बिल्कुल सही है। डज ही राइट एन एसे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया होता, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया होता डज ही राइट्स एन एसे, और फिर आपसे पूछता कि अब इसको आप करेक्ट करिए, आप इसको ठीक करिए, तो डज ही, यहाँ पे ऑलरेडी डज लगा हुआ है और राइट्स लिखा होता, तो यहाँ पे फिर राइट्स एस को हटाना पड़ता, यहाँ पे राइट होता। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्टली सेंटेंस ऐसा ही दिया गया है तो राइट का राइट ही रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला गया है लव हैज़ रूइन हिज लाइफ। तो आपको रूइन का बताना है। रूइन मतलब होता है बर्बाद कर देना। तो बिल्कुल सही कहा जाता है कि जो प्यार होता है उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, प्यार ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो लव हैज़ रूइन हिज लाइफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, और हम जानते हैं कि हैज़ के साथ क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे रूइन की जगह क्या हो जाएगा? रूइंड हो जाएगा, RUINED, रूइंड। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लव हैज़ रूइंड हिज लाइफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला गया है कि चेंज इनटू सिंपल पास्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस का है। क्या बोल रहा है? आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, रहा हूँ, रहा है, रही है, ये सारे जो टर्म्स है ये कहाँ पे आते हैं? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना? सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, कन्वर्ट करते हैं इसको। तो आई एम, तो यहाँ पे आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर है, तो इसको हमको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा।
तो यहाँ पे आई, आपको यहाँ पे रीडिंग, देखिए यहाँ पे सबसे पहले READ रीड का मतलब पढ़ना होता है, और यहाँ पे हमने ING लगा रखा था, इसीलिए हमने क्या बोला था, ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है जहाँ पे ING लगता है। तो यहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीड की, तो इसको रेड हो जाएगी, READ, ठीक है, रीड रेड रेड। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आई रेड अ न्यूज़पेपर। तो सही क्या सेंटेंस बनेगा, आई रीड अ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं। बोला गया है कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो आप लोग चेंज करके बताएं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि वी हैव बॉट द बुक्स, वी हैव बॉट द बुक्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हैव लगा हुआ है और बॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और वी हैव बॉट द बुक्स यानी हमने किताबें खरीदी। तो सेंटेंस किस टेंस का बन चुका है, ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और इसमें आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो आपको सिंपल सा पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं आप, हैव या फिर हैज़ के साथ में आप बीन का प्रयोग करते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे आप, वी हैव बीन, वी हैव बीन, और यहाँ पे बॉट है, ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना होगा। तो वी हैव बीन बाइंग द बुक्स, बस आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि वी हैव बॉट द बुक्स, और इसको आपको चेंज करना था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या होगा, वी हैव बीन बाइंग द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं। बोला गया कि चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो सेंटेंस बोला गया कि आई डू नॉट लर्न माई लेसन, और इसको आपको चेंज करना है किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल नॉट, आई विल नॉट, और हम जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे आई विल नॉट बी, और लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग, आई विल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। तो इस तरीके से इसको हम करेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर क्वेश्चन नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं और उनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे अ लेटर इज़ बीइंग, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा तो हम बीइंग का यूज़ करते हैं। यानी अगर इज़ और ING की फॉर्म के अगर इस्तेमाल हुआ है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो उसमें हम क्या करते हैं, बीइंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अ लेटर इज़ बीइंग, और फिर वहाँ पे लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, रिटन। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई, और यहाँ पे आई का हो जाएगा मी। तो क्या बोलेंगे, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई मी। फिर क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि हु ब्रेक्स द रूल, और इसको भी आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। हु ब्रेक्स द रूल यानी जो नियम कानून है वो कौन तोड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा द रूल्स आर ब्रोकन, द रूल्स आर ब्रोकन बाई whom। तो यहाँ पे बन जाएगा द रूल्स आर ब्रोकन बाई whom। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ बात करते हैं। यहाँ बोला गया है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, उनको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप लोगों ने चेंज कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग कोशिश करें चेंज करने की। द टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी।
अब क्योंकि टीचर है ये अगर हमसे कहेगा तो टीचर हमको ऑर्डर देता है, आदेश देता है, तो हम क्या यहाँ पे इसको सेंटेंस को करेक्ट करके बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन, और यहाँ पे योर का हो जाएगा माई, टू सिट इन माई क्लास। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ बोला गया है कि सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प में। यहाँ पे काइंडली वर्ड का यूज़ किया गया है और काइंडली का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। तो सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे हम कि सी रिक्वेस्टेड सीता, काइंडली का हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया। सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प, और यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, टू हेल्प हर। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे किस तरीके से हमने यहाँ पे सेंटेंस को फ्रेम किया है। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़बरदस्त हो जाएगी। वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें, उससे क्या होगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा। और इस तरीके से और बहुत सारे आपके सुपर टेट और सी टेट के वीडियोज़ आने वाले हैं बहुत जल्दी, और पूरा मैं आपको डीएलएड से लेकर के पूरा टीचर तक प्रिपरेशन कराऊँगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़े चैनल से, और जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हम कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो है कि द कैट फेल डाउन, कैट फेल डाउन डैश है द वेल, वेल का मतलब कुआं होता है, यानी बिल्ली जो थी वो दौड़ते हुए जा रही थी और कुएं में गिर गई। अब यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे कि अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो दौड़ता हुआ जा रहा हो किसी के अंदर गिर गया तो हम वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल में या नहर में या तालाब में वो उसने जंप लगा दी तो हम क्या बोलेंगे, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड या फिर रिवर। तो अगर कोई भी व्यक्ति गतिशील अवस्था में और वो किसी भी चीज़ के अंदर कूद जाए तो हम वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द कैट फेल डाउन इनटू द वेल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नीदर यू, ये कंजक्शन में हमने देखा था नीदर के साथ में नॉर का यूज़ होता है, ईदर के साथ में और का यूज़ होता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज़ होता है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कंजंक्शंस हैं। तो नीदर यू यहाँ पे क्या आएगा, नॉर, नीदर यू नॉर योर ब्रदर केम, ना तो आप और ना ही आपका भाई आया। फिर तीसरे की बात करते हैं, ही इज़ एफ्रेड। जो एफ्रेड होता है इसका मतलब भयभीत होता है, यानी फियर की अवस्था यहाँ पे जनरेट हो रही है। ही इज़ एफ्रेड, और यहाँ पे डैश मैड डॉग, इसका मतलब कि वह जो मैड मतलब पागल कुत्ते होते हैं, जो पागल कुत्ते हैं उनसे वो भयभीत है। तो ही इज़ एफ्रेड ऑफ, यहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ही इज़ एफ्रेड ऑफ मैड डॉग्स। अगला है ही इज़ सो पुअर। अब यहाँ पे ही इज़ सो पुअर ही कैन नॉट बाई बुक्स, ही इज़ सो पुअर दैट, यहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स, वह इतना गरीब है कि वह किताबें नहीं खरीद सकता। तो नेक्स्ट यहाँ पे पांचवें की बात करते हैं, आई वॉज स्लीपिंग डैज ही केम हेयर। तो आई वॉज स्लीपिंग यहाँ पे वेन का यूज़ होगा, आई वॉज स्लीपिंग वेन ही केम हेयर, यानी जब वह यहाँ आया मैं सो रहा था। उसका 6 में रवि नॉक्ड द डोर। अब यहाँ पे रवि ने क्या किया, दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया। तो यहाँ पे क्या आएगा, रवि नॉक्ड ऑन या फिर एट आएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि रवि नॉक्ड यहाँ पे डैश में क्या आएगा, रवि नॉक्ड ऑन या फिर एट। तो यहाँ पे एट का यूज़ होगा, रवि नॉक्ड एट द डोर। ठीक है, रवि ने क्या किया, दरवाजे पर खटखटाया। उसका 7 में मैथमेटिक्स इज़ डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। गणित एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय है, दिलचस्प विषय है। तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा या फिर एन का यूज़ होगा, तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे होंगे, लगातार आप लोग सही से आंसर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो डोंट बीट द बुश,
तो यहाँ बोला गया डोंट बीट द बुश। एक तरीके से कहावत टाइप के होते हैं ये कि डोंट बीट द बुश, यानी बिल्कुल सटीक बात करिए, यहाँ वहाँ ना भटकाइए। डोंट बीट द बुश, तो यहाँ पे क्या होगा, डोंट बीट अराउंड। यहाँ पे कभी कभी अराउंड के स्थान पर अबाउट भी लिखा मिल सकता है, तो अगर आप अराउंड भूल जाएं तो अबाउट भी कर सकते हैं। डोंट बीट अबाउट द बुश या फिर डोंट बीट अराउंड द बुश, दोनों ही सही है। तो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है कि वी शुड पे अटेंशन डैश द एडवाइस ऑफ टीचर्स। तो यहाँ पे अटेंशन के साथ आप ध्यान रखेंगे टू का यूज़ होता है, तो वी शुड पे अटेंशन टू द एडवाइस ऑफ टीचर्स, तो यहाँ पे टू का यूज़ होगा। और 10th की भी बात वैसे ही करेंगे, यू नीड टू पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, तो इस तरीके से यहाँ पे हम अटेंशन के साथ में टू का यूज़ करते हैं। 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ही विल बी थैंकफुल, ही विल बी थैंकफुल, और थैंकफुल के साथ भी हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, तो ही विल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है। 12 की बात करते हैं। डैज ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, यानी बोला गया है कि वह गरीब था और वह ईमानदार था, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल्दो। ऑल्दो यानी यद्यपि वह गरीब था, ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब था वह ईमानदार था। तो 13 की बात करते हैं। आई डाउट ही विल पास, आई डाउट मुझे संदेह है कि वह पास होगा, तो संदेह की अवस्था में यहाँ पे वेदर का यूज़ करेंगे हम। आई डाउट वेदर ही विल पास, यानी मुझे संदेह है कि वह पास होगा, शायद पास हो जाए। 14 की बात करते हैं। मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी, मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी डैश मिल्क। अब यहाँ पे दैन या टू में से कोई एक यूज़ किया जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी, यहाँ पे टू का यूज़ ज़्यादा सुटेबल है, बेटर है, तो मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी टू मिल्क। 15 की बात करते हैं। बोला गया है कि ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन डैश मी, यानी उसे मुझसे लगाव है, बहुत लगाव है। तो अफेक्शन के साथ में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं फॉर प्रीपोजिशन को, तो अफेक्शन के साथ हम यूज़ करेंगे फॉर प्रीपोजिशन को, तो यहाँ पे ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी हो जाएगा। उसी प्रकार 16 को देखते हैं। अ मदर हैज़ इक्वल अफेक्शन, तो यहाँ पे फॉर ऑल ऑफ हर किड्स, यानी माता को अपने सभी बच्चों के लिए क्या है, उतना ही इक्वल लगाव है। तो 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। बिवेयर, यहाँ पे डॉग लिखा हुआ है, बिवेयर डैश डॉग, सावधान रहो कुत्तों से, किससे, कुत्तों से, तो यहाँ क्या होगा, बिवेयर ऑफ, यहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे, बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान रहो। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस कर लिया है, और उसी के साथ में हम लोगों ने ऐसे कई इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम में आने वाले पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एलियन। आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि एलियंस बाहर से आते हैं। बेसिकली जो एलियन होता है उसका मतलब होता है गैर नागरिक, यानी हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश से बिलोंग करता है तो उसको हम एलियन कहते हैं। उसके बाद फिर नंबर 2 पे एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, यानी हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों को कल्याण करने के लिए, दूसरों के लिए कल्याण करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसको परोपकारी कहते हैं, एल्ट्रिस्ट कहते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को डोनेट करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे प्रेम जी या फिर रतन टाटा। बाहर अगर बात करें तो बिल गेट्स, ऐसे बहुत से लोग हैं विश्व के अंदर जो बहुत ज़्यादा परोपकारी व्यक्ति हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है एम्बेसडर के बारे में, राजदूत इसे हम कहते हैं। राजदूत क्या होता है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अदर, यानी किसी एक देश में किसी दूसरे देश का डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको एम्बेसडर कहते हैं। जैसे ये परंपरा बहुत प्राचीन काल से भी चली आ रही थी और अभी हमने मॉडर्न टाइम में भी इसको अपनाया हुआ है। जैसे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको हम बाहर भेजते थे, चाइना में या बाकी के देशों में। तो ऐसा मान लो कि हमारे देश का एक व्यक्ति है जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो है कहाँ पे, किसी दूसरे देश में रहता है, तो उसको हम कहते हैं एम्बेसडर। 4th नंबर पे हम बात करेंगे एम्बीडेस्ट्रस,
जो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है उसको हम कहते हैं कि दोनों हाथों से निपुण, यानी ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों से कार्य कर सकता है, उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो बेसिकली इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी प्रत्येक हाथ से वो कार्य करने में कुशल होता है। उसके बाद फिर है फिफ्थ एम्बिगुअस। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बी और यहाँ पर भी एम्बी यूज़ किया गया है। तो एम्बी मतलब होता है कि जिसके दो, एम्बी मतलब होता है दो, जिसके दो चीज़ों के बारे में हम बात करें उसको हम बोलते हैं एम्बी। और यहाँ पे डेक्स्ट्रस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, कुशल, कि जो दोनों हाथों से अगर काम कर सकता है तो उसको एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। और यहाँ पे एम्बिगुअस है, आप तो एम्बी मतलब दो होता है, और अगर आगे हमने गुअस लगा दिया तो एम्बिगुअस का मतलब होता है कि दो अर्थों वाला, यानी जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकले उसको एम्बिगुअस कहा जाता है। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं, मुझे लगता है ऐसे मोस्टली वर्ड होते हैं जिसके एक या उससे अधिक अर्थ निकलते हैं। उसके बाद एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब उभयचर होता है। इसका मतलब होता है वन हु कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। मतलब उभयचर वे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उनको हम उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें एम्फीबिया का, तो फ्रॉग एक उभयचर है, ठीक है, पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप 7 में देखेंगे एनार्की। एनार्की मतलब अराजकता होता है, यानी द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। किसी भी देश के अंदर अगर सरकार ना रहे तो वहाँ की जो जनता है वो अराजक हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं एनार्की, अराजकता। उसके बाद 8 नंबर पे है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। तो सन्यासी यानी वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी सन्यासी जिसको किसी भी प्रकार से संसार से कोई भी माया मोह नहीं रह जाता है, वो एसेटिक होता है, जो अपना स्पिरिचुअल भगवान में ध्यान लगाता है, उसको एसेटिक कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें, हम 9 नंबर पे एथीस्ट है। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। एथीस्ट का मतलब क्या होगा, नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसको वो जानता है कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एथीस्ट। 10th पे बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी। इसको हम कहते हैं आत्मजीवनी, यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर मैं अपनी इतिहास खुद से लिखूं, अगर मैं अपने जीवन के बारे में खुद से लिखूं तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ऑटोबायोग्राफी बोलूँगा। 11 पे है कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी जो है उसको सुलेखन कहते हैं, मतलब आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर अगर लिखावट है, लिखा हुआ है, तो उसको कैलीग्राफी कहा जाता है। तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे कैलीग्राफिस्ट हुए हैं जिन्होंने और अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो हमारा संविधान को भी काफ़ी कैलीग्राफिस्ट लोगों ने बहुत हैंड राइटिंग से संविधान को लिखा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें 12th नंबर पे, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जिसको लोकतंत्र कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अ गवर्नमेंट बाय पीपल, यानी लोगों के द्वारा सरकार, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार और लोगों के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 13th पे डेक्स्ट्रस, जिसको कुशल कहा जाता है, यानी स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, यानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कुशलतापूर्वक संभालने वाला, उसको हम कह सकते हैं वो डेक्स्ट्रस है। अगर आप किसी भी समस्या को बहुत आसानी से सुलझा लेते हो, बहुत आसानी से आप उसको डील कर सकते हो, तो आप डेक्स्ट्रस हो। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 14 पे है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब होता है शब्द निर्माण विज्ञान, यानी द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, यानी जहाँ पे वर्ड्स की बात की जाती है, कोई भी वर्ड होगा वो कैसे बना है, तो ये सब इसमें डीलिंग की जाती है। तो इसी को हम कहते हैं शब्द निर्माण विज्ञान, यानी द साइंस विच डील्स विद द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, तो उसको एटमोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ बात करते हैं 15 पे, तो यहाँ पे इटर्नल। इटर्नल का मतलब अनंत होता है।
इसका मतलब एग्जिस्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करे, विदाउट एनी बिगनिंग और एंड, जिसकी ना शुरुआत हुई हो ना जिसका कभी अंत हो, तो उसको हम इटर्नल कहते हैं। यहाँ पे फना और फ्लोरा, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो फना है ये बेसिकली रिलेटेड किससे होता है, रिलेटेड टू एनिमल स्पीसीज। बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कोई जानवरों की कोई प्रजाति पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं प्राणी जात यानी फना। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, फॉरेस्ट में, जंगल में अगर बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लोरा। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्लांट से या वेजिटेशन से संबंधित है। उसके बाद में लिखा हुआ है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है भ्रात हत्या यानी किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। कोई अपने भाई को अगर मारता है तो उसको बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। यहाँ पे है 19 जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है जनसंहार करना यानी एक्सटर्मिनेशन ऑफ रेस और कम्युनिटी। किसी एक समुदाय संप्रदाय को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, उसको हम कहते हैं जीनोसाइड। जर्मिसाइड का मतलब होता है, जर्म का मतलब कीटाणु होता है, जीवाणु होता है, और साइड, अगर कहीं पे साइड लिखा आपको मिल जाए, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में आपको साइड लिखा मिल जाए, आप समझ जाओ उसकी हत्या की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने देखा फ्रैट्रिसाइड, जीनोसाइड, यहाँ पे सब में साइड लिखा हुआ है। तो जर्मिसाइड का मतलब होता है जीवाणु हत्या यानी किलिंग ऑफ जर्म्स। उसके बाद में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो फसलों में नुकसान पहुँचाने वाले जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए बनाई जाती हैं, तो उनको जर्मिसाइड हम कह सकते हैं। 21 में बात करेंगे हर्बीवोरस। ये बेसिकली शाकाहारी होते हैं, एनिमल दैट ईट्स वेजिटेशन, जानवर जो केवल घास और पत्तियां खाता है उसको हम कहते हैं शाकाहारी, हर्बीवोरस। उसके बाद 22 नंबर पे बात करेंगे हरकुलियन। हरकुलियन का मतलब होता है अति पराक्रमी, हैविंग एनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, जिसका आकार बहुत बड़ा हो और जिसका साइज बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो, उसको हम कहते हैं हरकुलियन। तो कभी कभी हम कहते हैं कि क्या आपने कोई हरकुलियन टास्क किया है, बहुत भारी भरकम स्ट्रेंथ वाला कोई कार्य किया है। उसके बाद होमिसाइड। अब यहाँ पर भी साइड लगा हुआ है। होमी मतलब होता है मानव, तो यहाँ पे मानव हत्या की बात हो जाएगी। किलिंग ऑफ मैन, उसको बोलते हैं होमिसाइड, मानव हत्या। अच्छा, अगर यहाँ पे हम बात करें, आप लोग बताएंगे कि अगर पिता की हत्या हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। और पिता की हत्या को हम कहते हैं पितृहंता। और इतिहास के अंदर अजातशत्रु सबको पता होगा, अपने पिता को ही किल किया था, पिता को मार डाला था। तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि पिता की हत्या को क्या कहा जाता है। आगे यहाँ पे बात करते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिको और ग्राफर, शब्दकोश बनाने वाला। तो लेक्सिकोग्राफर वो होता है जो शब्दकोश बनाता है, यानी अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। बहुत सिंपल सी बात है। 25 की बात करेंगे लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है बहुभाषाविद, यानी वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी फॉरेन विदेशी भाषाओं को बोल सकता है, उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं। 26 की बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मातृ हत्या यानी किलिंग ऑफ वंस ओन मदर। तो ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में बहुत हज़ारों वर्ष पहले परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या की थी, ऐसा कहा जाता है। तो मैट्रिसाइड कहेंगे उसको हम। 27 की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का मतलब होता है पति हत्या, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अपने हस्बैंड को। और आजकल तो ये बहुत आम है, आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि हस्बैंड की हत्या कर दी गई इत्यादि। फिर 28 क्या लिखा हुआ है मिस एंड्रिस्ट। जो मिस एंड्रिस्ट होता है उसको बोलते हैं पुरुष द्रोही, यानी वन हु हेट्स मेल्स। जिसको मेल से, जिसको पुरुष से नफरत होती है उसको बोलते हैं मिस एंड्रिस्ट। फिर 29 यहाँ बात करते हैं मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप का मतलब होता है मानवता द्रोही। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो एंथ्रोप है, ये एंथ्रोप का वर्ड का मतलब होता है मानव, और मिस अगर लग गया है तो निगेटिव की बात हो रही है। यहाँ पर भी मिस लग गया है तो निगेटिव है, और जो एंड्रिस्ट है इसका मतलब होता है पुरुष। तो यहाँ पे मिसएंथ्रोप का मतलब मानवता द्रोही, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। फिर बात करते हैं 30, यहाँ पे लिखा हुआ है मिसोगाइनिस्ट। मिसो यहाँ पे जो मिस वर्ड है नेगेटिव है, और गाइनिस्ट का मतलब फीमेल होता है। तो महिला से घृणा करने वाला उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। शायद ही कोई ऐसा होगा जो महिला से घृणा करता होगा। तो हेटर ऑफ वुमेन काइंड, बहुत सिंपल सी बात है।
31 की बात करते हैं, नोटोरियस। हम कहते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा जघन्य कुख्यात काम हो गया, नोटोरियस चीज़। तो अगर कोई बहुत बड़ा जैसे वीरप्पन, या अगर कोई जैसे अगर हम विकास दुबे की बात करें तो कुख्यात था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उसकी चर्चाएं थी, लेकिन किस सेंस में थी? नेगेटिव सेंस में थी। तो नोटोरियस है, कुख्यात है, यानी हैविंग एन एविल रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बेकार हो, एविल हो। 32, तो यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है सिक्कों की पढ़ाई, जो सिक्कों का अध्ययन करता है उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। अब यहाँ पे देखेंगे द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद फिर यहाँ पे 33, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह पाया जाता हो। प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपलब्ध हो उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो वो एक ही हो सकता है, गॉड, ईश्वर हो सकता है जो हर जगह प्रेजेंट हो। 34 बात करते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है। आशावादी व्यक्ति वो होता है कि जो कितनी भी नेगेटिविटी हो चारों तरफ, पर वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होती है, तो उसको हम आशावादी कहते हैं। अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो हमेशा एक आशा की किरण की तरफ से देखता है, कि उसको लगता है कि कितनी भी समस्या हो लेकिन ये समस्या सॉल्व होंगी, इनका सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से आशावादी व्यक्ति होना ही चाहिए। कभी भी किसी भी इंसान को निराशावादी नहीं होना चाहिए। अगर आशावादी रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव, अगर माइंड रहेगा तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अगर नेगेटिव माइंड रहेगा तो चीज़ें भी नेगेटिव होंगी। तो हमेशा इंसान को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, और मुझे लगता है कि आज के वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस किया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहें, उससे हमको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर सब्सक्राइबर हमारे ऐड होंगे, जुड़ेंगे, तो फिर हम और अच्छे से काम करेंगे और एक टीम वर्क के तरीके से काम करेंगे, बेटर तरीके से काम करेंगे। और कोशिश रहेगी कि आपके जो भी पेपर्स हैं उनमें हेल्प मैं करता रहूँ। और थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।